और सवर्ण समाज के 10% के हिसाब से कुल जजों की संख्या अधिक से अधिक 645 जो कार्यरत हैं उसमें 66 होनी चाहिए। है कितना? 562 है। कितना? 562। न्याय मिलेगा गरीब गुरबों को? न्याय मिलेगा दलित पिछड़े अकलियत समाज के लोगों को? कभी नहीं। नमस्कार दर्शकों, द न्यूज़ पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, यूँ तो चुनावी सरगर्मियां बिहार में तेज़ है, यूँ कहें तो अपने चरम सीमा पर हैं। लेकिन अगर बात करें हम संवैधानिक मूल्य की, तो वो जो है दिन प्रतिदिन जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर विशेष बात करें जुडिशरी की, तो जो जुडिशरी में जो है एक ऐसा कानून जो है पारित हो गया है जिसके लिए एक शख्स जो है साल भर से उसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो शख्स कौन है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये महान शख्स हैं गणपति मंडल जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। वो कौन से काला कानून है जो कि नीतीश की सरकार जो है पारित कर दी है? देखिए, हर प्रदेश में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बहाली के लिए बहाली करता है। तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बहाली के लिए 3 स्टेज है। एक है पीटी का स्टेज। पीटी में 250 अंक का पीटी होता है, जिसमें जो पास कर जाता है वो मेंस की परीक्षा देता है। मेंस 850 अंकों का है। बिहार जुडिशियरी जो है उसमें मेंस 850 अंकों का है, और जो इसमें पास कर जाता है, रैंक लाता है, तो वो साक्षात्कार के लिए सेलेक्ट किया जाता है। साक्षात्कार 100 अंकों का होता है। अब पहले नियम था कि मेंस में और साक्षात्कार, मेंस में जो लाता है जितना अंक, वो अंक और साक्षात्कार का अंक दोनों जोड़ करके मेरिट बनाया जाता था। पहले की बात है। पहले की बात है। लेकिन 3 बरस से ऐसा हुआ है कि साक्षात्कार में 100 अंक जो साक्षात्कार होता है 100 अंकों का, उसमें 35 अंक लाना आवश्यक कर दिया है। तो मेंस में टॉप करने वाला छात्र भी फेल हो जाता है। अब 35 नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसका सामान्य जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, ऐसा हो जाने से ये होता है कि जो हज़ारों हजार लड़के जुडिशियरी की तैयारी करते हैं, बरसों से मेहनत करके तैयारी करते हैं, तो मेंस मुख्य चीज़ रहता है। मेंस मुख्य परीक्षा है। मेंस में टॉप करने वाला लड़का अगर साक्षात्कार में 34 ला दिया, 30 ला दिया, तो वो फेल कर गया। होता इससे क्या है कि उसके दिमाग पर असर पड़ता है। बहुत लड़के तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन देखिए, होना क्या चाहिए, पहले जैसा होता था कि साक्षात्कार और मेंस का अंक जोड़ करके मेरिट बनाता। तो साक्षात्कार में तू 0 दे दो, तू 2 अंक दो। इसमें पैरवी की गुंजाइश है, इसमें पक्षपात की गुंजाइश है, और इस गुंजाइश की वजह से योग्य कैंडिडेट जो होते हैं वो जुडिशियल अफसर बनने से वंचित हो जाते हैं, और पैरवी के बल पर अयोग्य कैंडिडेट जज बन जाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, और यही जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रमोशन पाते पाते जिला जज बन जाते हैं। और फिर यही कारण है कि जुडिशियरी की बदतर हालत आज है। रात दिन जुडिशियरी की किरकिरी होती है। तो इस किरकिरी से बचने के लिए हम लोग लिखते रहे हैं, साल भर से हम लिखते आ रहे हैं कि जो पहले व्यवस्था थी
मेंस और साक्षात्कार का अंक जोड़कर मेरिट बनाने की उसमें पक्षपात की गुंजाइश नहीं थी। उसमें योग्य लड़के जज बनते थे, मजिस्ट्रेट बनते थे और वो न्याय करने में भी बेहतर प्रदर्शन उनका होता था। न्यायिक मजिस्ट्रेट में अगर बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम की, तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे आप। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम का गठन किया गया है। ये 1992 के बाद हुआ। 1992 में एक तरफ जब मंडल कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो एक जजमेंट के माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम का भी प्रचलन बढ़ गया। और कॉलेजियम सिस्टम में ये है कि 4-5 जज सुप्रीम कोर्ट के मिल करके इस गठन करते हैं कॉलेजियम का, और वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाते हैं। दुनिया में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है कि जज ही जज की नियुक्ति करेगा। तो ये व्यवस्था, इस व्यवस्था में भी भाई भतीजावाद और परिवारवाद की गुंजाइश है, जिससे और इसमें यह भी गुंजाइश है कि अयोग्य लोग भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। अरे आप देखिएगा, आपको तजुब होगा कि बहुत से सुप्रीम कोर्ट जज ऐसे बनते हैं जो जुडिशियरी की परीक्षा में 1-1, 2-2, 3-3 बार तक फेल हुए लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं। बात समझे? जो मजिस्ट्रेट की परीक्षा में फेल हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा में, वो हाई कोर्ट जज बन गया। तो ये तो असंवैधानिक हुआ। असंवैधानिक होने की बात नहीं है, अव्यवहारिक हुआ, नैतिकता के ख्याल से भी व्यवहारिक हुआ, क्योंकि योग्यता के आधार पर बहाली नहीं हो रही है और संविधान की जो आर्टिकल 312 है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो इसमें ऐसी गुंजाइश है। ठीक ही कहा है आपने, असंवैधानिक है, संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है। संविधान में जिस ढंग की कल्पना की गई थी न्यायपालिका की, आज उसकी किरकिरी हो रही है। नहीं देखा है आपने अभी क्या हुआ? प्रशांत भूषण जी ने कहा कि बहुत से जज भ्रष्ट हैं, तो उन पर मुकदमा चला। अब मुकदमा चल करके उनसे कहा गया चलाकर कि भाई तुम माफ़ी मांग लो। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, तो 1 रुपये फाइन दंड उन पर का फैसला। यहाँ भी पक्षपात की गुंजाइश बढ़ रही है। अब देखिए, एक जस्टिस कर्णन का नाम आप लोग सुने होंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भ्रष्ट हैं। उनसे भी कहा गया कि माफ़ी मांग लो। उन्होंने भी कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारे आरोप को आप जांच कराइए और सही मिले तो ठीक है, और नहीं तो हमको दंडित कीजिएगा। तो ये जांच नहीं कराया गया उनके आरोप को, उनके एलिगेशंस को, और बेचारे हाई कोर्ट के जज थे। 6 महीने का जेल सज़ा हो गई, जेल काटे, उनको जेल में रहना पड़ा 6 महीने का। तो अब देखिए, एक ही तरह के आरोप के लिए 6 महीने की जेल की सज़ा दलित समाज से आते थे, और ये प्रशांत भूषण जी को 1 रुपये की सज़ा। इस पर भी सवाल देश भर में उठा। तो देखिए, जुडिशियरी की किरकिरी हो रही है, और हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ है कि महान डेमोक्रेसी भारत की, और यहाँ की न्यायपालिका महान न्यायपालिका, दुनिया में इसका नाम है। और जब हमारे न्यायपालिका की किरकिरी होती है तो हमारे जैसे लोगों को तकलीफ़ होता है, कि दुख होता है। अपने न्यायपालिका के किरकिरी होते देखा नहीं जाता है, और इसलिए हम लोग लिखते पढ़ते रहते हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? देखिए, अब आप सही माने में बताइए, सोचिएगा, तो जिम्मेदार तो इस देश की जाति व्यवस्था है। अब आप चकित होइएगा जब हम एक आंकड़ा आपके सामने पेश करेंगे। एक आंकड़ा ये है कि देखिए, कांसीराम साहब क्या कहते थे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब क्या कहते थे? जब एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है, तो एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन करने का अधिकार नहीं है।
अब यहाँ देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 30/3/2020 का ये आंकड़ा है। देश के हाई कोर्ट्स में, सभी हाई कोर्ट्स में कुल जजों की के स्वीकृत पद हैं 1079 और इसमें 645 जज कार्यरत हैं, अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। अब बताइए 645 में ओबीसी समाज के 52% के हिसाब से कुल 336 जज चाहिए। ओबीसी के हैं कितना? 26। अब बताइए 336 हाई कोर्ट्स में जज चाहिए, हैं 26। SC ST के 22.5% के हिसाब से कुल जज चाहिए 146, हैं कितना? 23, हैं केवल 23। माइनॉरिटीज़ 15% इस देश में है। माइनॉरिटीज़ को 15% के हिसाब से 97 जज हाई कोर्ट्स में होने चाहिए, है कितना? 34। और सवर्ण समाज के 10% के हिसाब से कुल जजों की संख्या अधिक से अधिक 645 जो कार्यरत हैं उसमें 66 होनी चाहिए, है कितना? 562, है कितना? 562। न्याय मिलेगा गरीब गुरबों को? न्याय मिलेगा दलित पिछड़े अकलियत समाज के लोगों को? कभी नहीं। अब देखिए, अच्छा 1079 कार्यरत स्वीकृत पद है, तो 1079 में आप 434 खाली रखे हो भाई। क्यों खाली रखे हो? क्योंकि इस देश में केसों का अंबार है, लाखों लाख केस पेंडिंग पड़ जाता है कि जजों का अभाव है। ये 434 जज हाई कोर्ट्स में खाली क्यों रखा? एक साथ बहाल कर दो। और जानते हैं, जब 1079 जजों की बहाली हो जाएगी तो ओबीसी को आबादी के हिसाब से 563 जज होने चाहिए, जो कि अभी 26 हैं। 26 है, केवल 26 है। SC ST को 244 जज होने चाहिए, केवल 23 हैं अभी। और माइनॉरिटीज़ को 163 जज होने चाहिए हाई कोर्ट्स में, और हैं केवल 34। और सवर्ण समाज के 109। अगर सभी जजों की बहाली हो जाती है तो कितने जज होनी चाहिए? केवल 109। यानी 1079 में 10% के हिसाब से इनको 109 जज होने चाहिए। है कितना? अभी 645 में ही 562 है। न्याय मिलेगा? न्याय के लिए दौड़ रहे हो, न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसको गंभीरता के साथ सबको कहना होगा कि आबादी के अनुपात में जो जगदेव बाबू कहते थे, जो कांसीराम साहब कहते थे, जो बाबा साहब चाहते थे, उस हिसाब से जजों की बहाली होनी चाहिए। और जब तक इस जजों की बहाली नहीं होगी आप नाक रगड़ते रह जाओगे। ये नेता लोग तो MLA MP बनने के लिए आज इस दल में कल उस दल में। अरे भाई, काहे MLA MP के लिए इस दल में से उस दल में? कोई भाई बहुजन में चला जा रहा है, भाजपा में, अरे दिमागे चेंज हो गया। कोई राजद में है, भाग कर जा रहा है भाजपा में। एकदम विपरीत दिशा में जा रहे हो, बताइए। तो इससे ये लोग MLA MP का, और हम और आप जो हैं, इस देश की जनता है जो जात महुआ समझ करके किसी को, तुम भाजपा में रहोगे तभियो ठीक, बहुजन में रहोगे तभियो ठीक, राजद में रहो, अरे 100 में रहेगा तो कैसे ठीक होगा? लात मारना होगा। और मंडल जी, इतने सारे संवैधानिक पद जो है ख़त्म किए जा रहे हैं, फिर भी जो है SC ST और ओबीसी अदर माइनॉरिटी की बात करें तो अपने अधिकार को क्यों नहीं समझ रहा है? अधिकार को इसलिए नहीं समझ रहा है, एक तो हमारे नेता अहंकारी हैं नेता, और दूसरा हमारे नेता लोभी हैं, लालची हैं, पद लोलुप हैं। वो कहीं पर वो रहे, वो जनता का समाज का काम हो चाहे नहीं हो, वो भाजपा में भी रहेंगे तो ठीक। जी, वो भाजपा संविधान जला रही है, वहाँ जलाई, दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के नाक के नीचे जलाई, पुलिस भी मौजूद थी, संविधान जला और हम लोग टुकुर 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 ताकते रह गए। चलेगा?
आपको न्याय मिलेगा? इस देश के दलित पिछड़ा अक़लियत समाज को न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। संविधान जलाया जा रहा है, उसका सांसद नहीं, कैबिनेट मंत्री कहता है कि हम लोग तो संविधान बदलने के लिए ही आए हैं। कैबिनेट मंत्री माने डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर, और वो कहता है कि हम लोग संविधान बदलने के लिए ही आए हैं, और उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चलता है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा, आप पर सवाल पूछिएगा तो आप पर चलेगा। राष्ट्रभक्त हम हैं, राष्ट्रभक्त वो नहीं है जो इस देश का संविधान जलाता है और संविधान जलाने वालों की जो जय जयकार करता है, वो नहीं है। आपको तजुब होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी समझ लीजिए 30-3-20 का ही आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में कुल जज 33 थे उस वक्त कार्यरत, 33 स्वीकृत था, 33 कार्यरत थे। अब बताइए 52% के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में 17 जज ओबीसी के होने चाहिए, हैं 0-0। 17 जज ओबीसी 0-0। SC ST को 22.5% के हिसाब से 7 जज होने चाहिए, है केवल 1। माइनॉरिटीज़ को 15% के हिसाब से 5 जज चाहिए, है केवल 2। सवर्ण समाज के 10% के हिसाब से जज चाहिए 4, हैं केवल 30। 4 चाहिए, हैं 30। कैसे भैया न्याय मिलेगा? न्याय तो तब मिलता है, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि संसद में, पार्लियामेंट में, विधायिका में या किसी भी संस्थान में जब इस देश का हर वर्ग का प्रतिनिधि जब लोग देखता है कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला वहाँ संसद में दिखाई पड़ रहा है, तो उसका मनोबल बढ़ता है। जब कोई दलित का बेटा संसद में भाषण करता है तो दलित वर्ग का मनोबल बढ़ता है। जब कोई बैकवर्ड्स का नेता बोलता है तो उसका मनोबल बढ़ता है। यानी प्रतिनिधि संस्थाओं में आबादी के अनुपात में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हर जगह जरूरी है, हर जगह। अगर तुम स्वच्छ भारत बनाना चाहते हो, मजबूत भारत बनाना चाहते हो कि दुनिया में भारत नाम करे, 1 नंबर का देश बने, तो सभी जगह सभी लोगों का आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। दर्शकों, अभी आप गणपति मंडल को सुन रहे थे, और जिस तरीके से हमारे देश के जो लोकतंत्र है और जो संवैधानिक मूल्यों को ख़त्म किया जा रहा है, मैं भी समझता हूं कि जो SC ST और अदर माइनॉरिटीज़ के लोग हैं खुलकर सामने आए और इसका विरोध करें। कैमरामैन अभय कुमार के साथ मैं नरेंद्र बसंत, धन्यवाद।